Hello, hello, hello everyone. Welcome to Defense वाला. My name is राहुल परमार. जय हिंद everybody. भारत माता की जय. ये क्यों नहीं चल रहा? हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद जय हिंद. कैसे हो आप सभी लोग? हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? इस सोमवार के दिन आप सभी लोगों का ज्योग्राफी की भूगोल की कक्षा के अंदर स्वागत है. मेरा नाम है राहुल परमार और आज हम क्या जान ले, क्या बताओ, क्या पढ़ना है? आज हम जानेंगे बहुत बढ़िया टॉपिक, न्यू ईयर का क्या प्लान है बेटा. मैंने तो मेरे जीवन में देख लिए 29 न्यू ईयर, तो कोई प्लान वान नहीं है. एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो थोड़ा जंगल वंगल जाएंगे. वैसे क्या रविवार को ही मिलता है, उसी दिन जाना होता है. व्हाट इज योर न्यू ईयर रिजोल्यूशन? बताओ क्या कमी है मेरे अंदर, क्या मैं एज ए रिजोल्यूशन लूँ आप लोगों के लिए, बताओ. वेल, अच्छा प्रश्न है, बताइए. क्या ऐसा काम है जो मुझे करना चाहिए एज ए रिजोल्यूशन ऑन न्यू ईयर? सर वो गन्ने वाला वीडियो आपका बताइए. कुछ लगे तो बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी अगर कोई चीज पसंद ना हो. तो मैं वो कर लूंगा. ऑल अप टू यू. फिजिकल फिटनेस को देखो, उसमें ऐसा है कि यार मैं ना एक किसान का बेटा हूं, तो मैं ये मतलब देखिए, मैं मेरी मेंटालिटी है वो, मैं किसी के ऊपर मैं बात ही नहीं करूंगा उस बारे में. फोकट में तुम लोग अच्छा काम करते करते रुक जाओ. मेरा बस ऐसा वो रहता है कि मेरे से पैसे दे के ना वो ये नहीं हो आता. मुझे ऐसा लगता है इस समय में मैं पढ़ सकता हूँ, कुछ नई स्टोरीज, कुछ नई कहानी चीज़ों को लेकर के जान सकता हूँ. तो उस वजह से मैं वो थोड़ा कम कर देता हूँ. चाय कम पियो सर आप थोड़ा. मौत दे देते, तड़पा के क्यों मारना चाह रहे हो? शादी में अगले साल कर लूंगा. अगले साल आप लोग को इतनी ज्यादा क्लासेस नहीं मिलेगी मेरी. अगले साल तक में भी ऐसे ऐसे वीडियो आ जाएंगे यूं करके, चन्ना मेरे यहाँ गाते हुए. चलो ए रे सुनो रे, ये वो कर लो. राज सर की शादी, राज अभी नहीं करेगा. 1-2 साल तो मेरे को लग रहा, अभी उम्र में छोटे हैं, अभी इतने जल्दी नहीं करेंगे. लेट हिम लिव हिज लाइफ. मस्त इतना बेफिक्रा होकर के, इतना कूल. मतलब मैं आपको बताऊं ना, पूरी डिफेंस वाला की टीम के सबसे कूलेस्ट पर्सन है राज सर आपके. हर जगह पर बस कभी किसी चीज को ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना, किसी चीज का ऐसा उल्टा नहीं, हमेशा कूल रहना. तो क्यों किसी के जीवन को ऐसा हम बर्बाद करें? ऐसा नहीं करना है ना. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली चीजों को जानते हैं. एंड नेक्स्ट विल बी द ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन. ओके सर, एक डाउट था. जी जी बताइए, पूछ लीजिए पूछ लीजिए. बोल. एक प्लांट लगाइए और साल भर उसकी देखरेख कीजिए. हाँ, ये अच्छा एक वो है. ये इसके लिए हमें कभी न्यू ईयर का वेट नहीं करना चाहिए.
आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। न्यू ईयर क्या होता है, हर चीज़ों की एक नई शुरुआत होती है, तो उस दिन से भी कर सकते हो। बाकी इसके लिए आपको कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। लो, उसने ऐसा पूछा तो तुमने भी ऐसा पूछ लिया, ये कौन सी बात हुई? सभी एक प्रकार कॉपीकेट क्यों हो जाते हो तुम लोग, एक के बाद एक? तुम लोगों से एक ना मुझे एक चीज याद आई। एक बार इंटरव्यू चल रहा था, दो दोस्त थे। दोस्त क्या, अनजान आदमी इंटरव्यू देने गए थे। तो पहला बंदा गया, वो उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू दे करके जैसे वो बाहर आया, तो बाहर एक दोस्त बैठा था उसका। उसने पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा? तो बोले, अरे वो तो फेल है यार, मुझे नहीं जमा इनका मामला। तो बोले, भाई बता तो दे एटलीस्ट कि पूछा क्या तेरे से। बोले, नहीं यार, पिक्चर फेल है अंदर जाने की, तू तो ज़्यादा लोड वोड मत ले। बोले, कुछ तो बोल कि क्या पूछा। बोले, मैं गया वहाँ बढ़िया बैठा, और उनने बोला कि सपोज करो आप ट्रेन में बैठे हो। तो मैंने बोला, जी सर। बोले कि आपको गर्मी हो रही है, तो आप क्या करोगे? तो बोले, सर मैं खिड़की खोल दूंगा। बोले, वेरी गुड, नाइस आंसर। बोले, मैं भी खुश हुआ। और जैसे उन्होंने बोला मैं खिड़की खोल दूंगा, फिर उन्होंने मुझसे अगला प्रश्न पूछा कि ट्रेन की रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी जो खिड़की है वो 3x3 की है, तो उसके अंदर से कितनी हवा 1 मिनट के अंदर आएगी? बोले कि अब फिर क्या? बोले, फिर क्या यार, वो तो कहां से कहां पहुंच गए। बोले, मैंने बोल रहा हूं ना, वो फेल है, वो पिक्चर मजेदार नहीं है। अब बोले कि जा भाई, बेस्ट ऑफ लक, तू जा। अब वो अंदर गया, सूट वूट टाइट वाई पहन के वहां जाकर के बैठा। जी सर। बोले कि कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बोले, सपोज कीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, तो उसको लो। बोले, जी सर। बोले, आपको गर्मी हो रही है, आप क्या करेंगे? बोले, सर स्वेटर निकाल दूंगा। इंटरवेनिंग ऑफिसर जो था उसने बोला कि, बोले, बहुत तेज गर्मी है, आप क्या करो? बोले, सर कपड़े भी निकाल दूंगा, ऐसे बैठ जाऊंगा। बोले, एकदम से गर्मी ऐसी बढ़ी कि आपका बीपी तेज होने लगा, आपका चेहरा रेड पड़ने लगा, आप क्या करोगे? बोले, सर मैं जो बाथरूम के पास नल लगा रहता ना ट्रेन में, वहां जाके मुंह धो लूंगा और फिर बैठ जाऊंगा, सर खिड़की नहीं खोलूंगा मैं। अगर वो खिड़की खोल दी तो मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो सकता। वहां से जो हवा आएगी ना, कुछ भी हो जाए, खिड़की नहीं खोलूंगा मैं अपने साथ पानी की बाल्टी लेकर के मुंह पे डालता रहूं, खिड़की नहीं खोलूंगा। ऐसे एक ने पूछा, दूसरा वैसा का वैसे ही चालू हो गया। इंटरवेनिंग ऑफिसर बड़े इत्मीनान से बैठते हैं वो लोग कि पहले इनको कंफर्ट करेंगे फिर इनको उलझाएंगे। तो मैंने कंफर्ट ऐसा किया कि वो उलझ ही नहीं रहा। बोलो, वो मान ही नहीं रहा कि मैं कुछ भी हो जाए ये खिड़की तो नहीं खोलूंगा, सब कर लूंगा। चलो वेल, 7-8 दिन बाद एक दिन आपसे मिलना होता है। एक मतलब इतना पढ़ाते तो याद तो आती ही है ना यार, हंसी खुशी से हम पढ़ते हैं, अच्छा भी लगता है, अच्छी बात है। आखिरी कक्षा के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था विंड्स के बारे में, याद है? जो विंड्स के बारे में कि विंड्स कैसी होती है, परमानेंट विंड, सेकेंडरी सीजनल विंड, टर्सरी विंड, लोकल विंड्स के नाम से जिनको मैंने बताया था। उन्हीं लोकल विंड्स के अंदर मैंने आपको कई सारी हवाएं बताई थी। हर्मटन के बारे में बताया था, चिनूक के बारे में बताया था, फोहेन के बारे में बताया था, जोंडा के बारे में बताया था, यामो के बारे में बताया था, कई सारी हवाओं के बारे में बताया था, और उनके बारे में पढ़ने के लिए भी कहा था, नक्शे भी दिए थे, सबको डिटेल में पढ़ाया था। मेरे ख्याल में आप लोगों ने सारी चीज़ों को डीप और डिटेल में पढ़ा होगा, राइट? राइट जी सर। अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन की। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इसका बहुत एक आम नाम मैं देना चाहता हूं। पुराने लेक्चर का नाम देखिए, अभी ना ज्योग्राफी को हम तोड़ रहे, बट इनकी आप संदर्भ भी जानते चलिए। देखिए, पुराने लेक्चर का नाम था सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में आपने क्या पढ़ा था कि विंड एक जगह से उठी थी, दूसरी जगह गिरी थी, वहां हाई प्रेशर बनाया था, फिर उसके बाद आपने विंड्स का अलग अलग जगह चलना जाना। तो सर्कुलेशन मतलब एयर पार्टिकल्स का सर्कुलेशन होना।
वो पढ़ा। आज के इस लेक्चर का नाम है वाटर इन द एटमॉस्फियर। भाई बहुत गजब चैप्टर है यार, बहुत जानदार चैप्टर है और मेरी फेवरेट क्लास भी है, तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। अब तुम लोग भी ध्यान से सुनना एक एक चीज को। राइट करे सर, गीसेराइट किस रोग का एग्जाम्पल है? गीसेराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो वाटर इन द एटमॉस्फियर किस फॉर्म में हो सकता गुरु? सबसे पहले हो सकता ह्यूमिडिटी, दूसरा कंडेंसेशन और तीसरा प्रेसिपिटेशन। तो हम एक एक करके मेरे भाई इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी, उमस क्या होती, दूसरा कंडेंसेशन और तीसरा प्रेसिपिटेशन। सर आज मैंने बैकलॉग कंप्लीट कर लिया। गोलू दादा आई लव यू बेटा। बैकलॉग ना कभी नहीं रखना, एवरी वन ऑफ यू। हर स्टूडेंट को मैं एक बात बोलता हूं, मैं तो पहले से भी ये बात बोलता आया हूं कि हमारे छात्र जीवन में ये बैकलॉग ना पाप की तरह होता है। पाप पाप पुण्य जैसी चीजें हम कभी नहीं मानते ना, पाप मानो जब बात बैकलॉग की हो। बैकलॉग बहुत गंदी चीज है बेटा, ये दुगनी रफ्तार से बढ़ता है, इसको नहीं होने देना है कभी। और अगर हो तो उसको वहीं मुंह दबा के खत्म, मुंह में मोजा डालो उसके, खत्म करो उसको वहीं। बैकलॉग जैसी चीजें आगे नहीं बढ़ना चाहिए हमारे उसमें, ठीक है। और खास करके ज्योग्राफी में पछुआ हवाएं वो होती है बेटा जो पश्चिम की तरफ से आती है, पछुआ हवाएं, है ना। चलो मावट भी बोलते हैं उसको, अलग अलग टर्म से। पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कोरियोलिस फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, अर्थ एक्सिस इंक्लिनेशन, अर्थ्स रोटेशन, अर्थ्स रिवॉल्यूशन। बताइए क्या होगा? जियो बैकलॉग खत्म हो गया, क्योंकि जियो की ना आप लोग की क्लास लगा नहीं रहे। अभी मैं तुमको एक पर्सनल बात बता देता हूं। हो सकता है अभी अपनी ये लोग 2:30 बजे से क्लास लगाए, किसी भी दिन ये 2:30 बजे से क्लास लगेगी ज्योग्राफी की, तो उस दिन ऐसा मत समझना कि ये क्या हो गया। 2:30 बजे के लिए तैयार रहना, किसी भी दिन 2:30 बजे आएगी अपनी क्लास, है ना। तुम लोग रेडी रहना। कोरियोलिस फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ रोटेशन। 84% गद गद हो जाता, आंखों में दिल वाला इमोजी बन गया मेरे जब ये ऐसा। तुम यू आर ऑलवेज माई फेवरेट। पर ये बात तुम लोग ना दूसरों को नहीं बोलना, वो लोग फिर मेरे से लड़ते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर कंडक्शन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मैकेनिज्म एनी मीडियम। हीट को ट्रांसफर होने का एक ऐसा तरीका जिसमें कोई मीडियम की आवश्यकता ना लगे, सीधी हमारे तक आए। मतलब मैंने आपको बताया था ना ट्रांसफर ऑफ हीट, वो बेंचेस का एग्जांपल दिया था, तो विदाउट एनी मीडियम जो होती है उसके बारे में बात करना। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कॉलिजन। सीएपीएफ 2025। सीएपीएफ का मतलब जानते हो? असिस्टेंट कमांडेंट 2025, जिनकी उम्र होती है 28 साल। इस उम्र के लोग इस परीक्षा को देते हैं। अब देख लो तुम लोग 18 साल की उम्र में इसका सही जवाब दे दोगे ना तो मजा आ जाएगा। सर चैट ऑफ कर दो, बस ये 1-2 क्वेश्चन करा लूं और मैं खत्म करूंगा ये चैट। रेडिएशन 85%। भाई वाह, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है बेटा वाटर इन द एटमॉस्फियर, मतलब हवाओं में मौजूद नमी। अब ये नमी बादलों के फॉर्म में हो सकती है, ये नमी बरसात की बूंदों के फॉर्म में हो सकती है, ये नमी शबनम की बूंदें यानी ओस की बूंदें उसके फॉर्म में हो सकती है, ये नमी आपको हवा के अंदर फोग के फॉर्म में हो सकती है। तो आज हम इस वाटर इन द एटमॉस्फियर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा में जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर का मतलब क्या होता है? वाटर वेपर कभी भी वाटर नहीं होता है। वाटर वेपर इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का भाप वर्जन, स्टीम। तो वाटर वेपर इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर।
है ना। तो कॉल्ड ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा के अंदर जो नमी मौजूद होती है वो उस हवा की उमस कहलाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर इज 4 to 5% बाय वॉल्यूम। ये आपको याद हो, जब मैं आपको एटमोस्फियर पढ़ा रहा था, 3 चीजें बताई थी, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और गैसेस। तो उसमें से उस 100% में से मात्र 5% भाग वाटर वेपर कवर करके रखती है। ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेराइज टेम्पोरली एंड स्पेशली। ये 2 शब्द हुए आपकी वोकेबलरी के, ऐड कीजिएगा। टेम्पोरली का मतलब होता है टाइम टू टाइम, स्पेशली का मतलब होता है प्लेस टू प्लेस, स्पेस टू स्पेस। तो हवा के अंदर नमी समय समय पर बदलती, जैसे बरसात में बढ़ जाती है, हवा में नमी बरसात में बढ़ जाती है बट गर्मी में घट जाती है। जगह जगह के हिसाब से बढ़ती है कि डेजर्ट में एकदम कम रहती क्योंकि इवापोरेशन ही नहीं, कहां से पानी आएगा। वहीं समुद्री किनारों के पास ये ज्यादा होती क्योंकि वाटर एड होता रहता है। तो इट चेंजेस टेम्पोरली, मतलब टाइम टू टाइम, समय समय पर बदलती, गर्मी और बरसात के हिसाब से, जगह जगह डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट के हिसाब से ये बदलती रहती। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हाइग्रोमीटर। प्रश्न पूछा गया, राइट। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, जो 4 to 5% होता है, टेम्पोरली स्पेशली चेंज होता रहता है, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमिडिटी इज इवापोरेशन इन इवा ट्रांसपोर्टेशन। सो ह्यूमिडिटी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सबसे मुख्य स्रोत है ह्यूमिडिटी का इवापोरेशन। ह्यूमिडिटी हमारे एटमॉस्फेयर में एड कैसे होती है? जब पानी के ऊपर सूरज की किरण गिरती है और पानी भाप बन के एटमॉस्फेयर में जाता है, ह्यूमिडिटी एड होती है। और दूसरा होता है ईवा ट्रांसपोर्टेशन। ईवा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों की पत्तियों से जो जल गया, हमारी स्किन से जो जल उतरा, पसीना। तो ट्रांसपोर्टेशन एक सिंपल सा क्या हो जाएगा, इवापोरेशन आपका वाटर बॉडीज से पानी का भाप बनना, और ईवा ट्रांसपोर्टेशन मतलब जितने भी लिविंग पार्टिकल्स है, पेड़ पौधों की पत्तियां, इंसान, इन सारी जगह से जो पानी ट्रांसफर होता है, दैट इज नोन एज ईवा ट्रांसपोर्टेशन। द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ओकर एट 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। कोई बंदा मुझे बता सकता है क्यों? हाँ सर, हम सब बता सकते हैं क्योंकि बहुत इजी चीज है। आपने जब हमें टेम्परेचर पढ़ाया था तो आपने हमें एक बात बताई थी कि बेटा जो इक्वेटर वाला इलाका है ना, यहां 320 वाट तक इवापोरेशन गिरता है, 320 वाट तक इंसोलेशन गिरता है, मतलब यहां गर्मी ज्यादा होती कंपेयर टू पोल। तो जिस जगह पर तापमान गिरेगा, धूप गिरेगी, उस जगह पर इवापोरेशन तो होगी सही। तो इक्वेटर वाले इलाके पर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। तो इतने महासागर होने की वजह से पानी भाप बन के ऐड होता रहेगा। इस वजह से ह्यूमिडिटी यहां की मैक्सिमम होती है। 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, इस इलाके की ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है। द फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमिडिटी, कौन कौन से ऐसे कारक है जिनसे ह्यूमिडिटी अफेक्ट होती है? पहला तो तापमान। देखिए, तापमान बढ़ने की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है। तापमान बढ़ने की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है। ये कैसे होता है गुरुवर? तापमान बढ़ने से तो इवापोरेशन बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ने से भाप बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी ऐड होगी ना? नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर रिड्यूस रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्यों बताऊंगा अभी, आज ही 5 मिनट बाद बताऊंगा। सरफेस एरिया जो होता है, जितना बड़ा सरफेस एरिया, अगर ये कोई तालाब है तो यहां से कम इवापोरेशन होगा, ये अगर कोई सी है तो यहां से ज्यादा होगा, और ये कोई महासागर है तो यहां से बहुत ज्यादा होगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सागर और महासागर? देखिए, सागर बहुत सारे होते हैं, अरब सागर है ना, अरब सागर का नाम आपने सुना होगा, अंडमान सागर, लक्षद्वीप सागर, सागर बहुत होते हैं जो कि किसी भी एडजेसेंट कोस्टल इलाके के पास होते हैं। बट महासागर 5 है बस। तो महासागर कई सारे सागरों से मिलकर के बना है। आप ऐसा समझ लो, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ वो महासागर है, और उस पेड़ के नीचे जो छोटी छोटी घास उगी है वो सागर है। तो महासागर काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे नदी से कम, सागर से थोड़ी ज्यादा, महासागर से और ज्यादा, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हवा के अंदर ऐड होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी कितने प्रकार की होती है। तो मेरे भाई, ह्यूमिडिटी 3 प्रकार की होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, एंड ह्यूमिडिटी इज ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसको हम नापते हैं ग्राम पर मीटर क्यूब, इसे हम वॉल्यूम में नापते हैं, क्यूब मतलब वॉल्यूम। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ग्राम पर किलोग्राम, इसे हम वेट में नापते हैं।
और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन परसेंटेज। क्या होता है सभी को एक एक करके जानेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ इनका नाम बताया। सबसे पहले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम एट अ डिफाइंड टेम्परेचर। एक फिक्स तापमान पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना वो मेंशन है, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम, एक इतने बड़े हवा के वॉल्यूम के अंदर, इतने बड़े मीटर वॉल्यूम के अंदर कितने ग्राम में वाटर वेपर मौजूद है, दैट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एंड डिफाइंड टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर का फिक्स होना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों गुरुजी, बताएंगे अभी आपको। क्या है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम प्रेजेंट इन पर मीटर क्यूब ऑफ एयर। हवा के एक मीटर क्यूब के अंदर कितने ग्राम में वाटर वेपर मौजूद है, दैट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ एयर। 1 किलो हवा के अंदर कितने ग्राम वाटर है, वो 1 मीटर क्यूब था, वो वॉल्यूम था, ये वेट है कि 1 किलो हवा के अंदर कितना पानी है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। एंड इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज वेट इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। यू ऑलरेडी हैड स्टडीड दिस इन फिजिक्स कि वेट जो है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तापमान के बढ़ाने घटाने से उस वजन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट वॉल्यूम इज नॉट एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस वजह से तापमान अगर बदला तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी। इसलिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के लिए डिफाइंड टेम्परेचर रखना जरूरी है, क्योंकि इसे हम वॉल्यूम में रहे। वही ये जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, हम इसे नाप किलोग्राम में रहे, जो कि नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, डन। अब आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड। मतलब इस हवा के अंदर कितना तो जल मौजूद है और कितना इस हवा के अंदर टोटल आ सकता है। ये एक रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर इज होल्डिंग नाउ। तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना हो सकता है? 100% हो सकता है। कितना हो सकता है? 100% हो सकता। अब इसके अंदर है कितना? 80%। तो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुआ? 80%। क्योंकि जितना हो सकता है उसके मुकाबले कितना है, इसके अंदर हो सकता है 100%, बट अभी कितना? 80%। तो 80% इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज present in the air and how much air can hold. So how much air can hold? It can hold 100, but what does it holding? It is holding 80%. 80% उसके पास अभी भी ये रखा हुआ है। It is generally measured in percentage. Simple. When relative humidity become 100%, air becomes saturate after this condensation start. ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। एक काम करते हैं, सभी लोग अपने मोबाइल में जाकर के ह्यूमिडिटी चेक करो। जब आप सभी लोग अपने मोबाइल में ह्यूमिडिटी चेक करोगे तो किसी के यहां 50, किसी के यहां 55, किसी के यहां 60, किसी के यहां 65, किसी के यहां 70, किसी के यहां 75 ऐसी मिलेगी, क्योंकि बरसात का तो मौसम है नहीं। अगर बरसात का मौसम होता तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको 85% प्लस मिलती, 80% प्लस आपको मिलती, क्योंकि हवा में नमी ही नमी। बरसात में कपड़े कहां सूखते? बरसात में हमारी स्किन का पानी कहां उड़ता? क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। हवा अगर ड्राई रहेगी तो ये जल्दी उड़ेगा। गर्मी में कितना जल्दी उड़ जाता है? पंखे के नीचे बैठो उड़ जाता है, क्योंकि गर्मी में आप कप शर्ट, यार इतना बढ़िया एक शॉट बनाया था मैंने डिफेंस वाला चैनल के ऊपर, हाथ कंगन आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब भी लेता हूं, ये लो। डिफेंस वाला ह्यूमिडिटी शॉट। ये देखिए ये क्या कर रहा है ह्यूमिडिटी में। ये वाला देखना, ये शर्ट को धोकर के डालो दोस्तों,
मैं हूँ भोपाल के अंदर और यहाँ हवा की ह्यूमिडिटी 92%। 92% का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और जब हवा की ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो इवापोरेशन घट जाता है। जैसे हमारी बॉडी से पसीना इवापोरेट नहीं होता। जैसे ये शर्ट, ये इतनी आसानी से नहीं सूखने वाली क्योंकि एटमोस्फेयर में ऑलरेडी वाटर है। और जब कल वाटर एटमॉस्फेयर में कितना है? धूप आएगी तो ह्यूमिडिटी धीरे धीरे छटने लगेगी और फिर विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी कंडेंस होकर ही फॉग बनती है। आपको मेरे पीछे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसको सोल्व करने को, ये आप क्वेश्चन तो मैं आपसे अभी क्लास में करा लूंगा। समझ में आया कि जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ज्यादा चांसेस है बरसात के। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि बरसात हो सकती है। हां देखिए, आप समझ जाइए कि अगर आप बोल रहे हो कि सर हमारे इधर ह्यूमिडिटी 87% है, तो आप समझ जाइए कि आपके इधर आसमान में या तो बादल होंगे, बहुत सिंपल सी बात है, आसमान में बादल होंगे, हल्की सी आपको उस इलाके के अंदर शायद पानी की बौछार भी दिखा जाए, और इन सबसे ज्यादा जरूरी, आप झूठ बोल रहे हो, यह भी हो सकता है। यह होता है, अधिकांश समय होता है, कुछ भी बोलने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते। चलिए अब देखिए, गुरुजी आपने हमें बताया था, आपने हमें एक बात बताई थी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर तापमान बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी। यह बात आपने बताई थी हमको, मैंने इस बात को माना। अब आप इसको यहां समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हवा का तापमान 10% था, हवा का तापमान कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हवा की थी 100%। मतलब हवा जितनी थी उसके अंदर फुल नमी थी जितनी वो होल्ड कर सकती, इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। जब हवा का तापमान मैंने 20 डिग्री किया तो इसी हवा का वॉल्यूम बढ़ गया। पानी अभी भी उतना ही है जितना यहां था पानी, उतना ही पानी ये यहां है, पानी नहीं बढ़ा है, पानी उतना ही है, बस हवा का वॉल्यूम बढ़ गया। फिर जब मैंने तापमान 30 किया तो हवा का वॉल्यूम फिर बढ़ गया, पानी अभी भी उतना ही है। तो आप देखिए कि जब मैं तापमान बढ़ा रहा हूं तो ये पीला पीला वॉल्यूम बढ़ रहा, इस वजह से उसके अंदर जो एयर जो वाटर मौजूद है वो कम प्रतीत हो रहा, कम फील हो रहा। यहां पर फुल था क्योंकि तापमान कम था, एयर कम और वाटर कम, सेचुरेट। तापमान ज्यादा तो एयर की वॉल्यूम बढ़ गई, पानी अभी भी उतना ही है। तापमान और बढ़ा तो एयर की वॉल्यूम और बढ़ गई, पानी अभी भी उतना ही है। तो यहां पर जो ह्यूमिडिटी 100% थी वो फिसल के 52 और फिर 28% तक आ गई। पॉल्यूशन का परसेंट देख लिया होगा तुम लोगों ने, 90%। मेरे घर में 92% है सर, बादल भी और कोहरा भी। हर्ष, ये लड़का एकदम सही है, ये लड़का बिल्कुल आगे जाएगा। हर्ष तुम आगे आ जाओ। ये आया समझ में कि कैसे तापमान के बढ़ने की वजह से ह्यूमिडिटी में चेंज आ रहा है। आया ये डन। ह्यूमिडिटी वाला लेक्चर कंप्लीट। चलो प्रश्न लगाते हैं। चलिए आइए, पहला प्रश्न, एनडीए 1 2024, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमिडिटी इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, इट इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एंड द मैक्सिमम अमाउंट एयर कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर। दूसरा, व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, more water evaporate from skin, higher the air temperature, lower the relative humidity। आराम से जान लो रे, गलत मत कर देना इसको। करें?
सी इज द राइट आंसर। 76% लोगों ने एकदम बेहतर जवाब दिया। अगला पॉइंट आ जाएगा कंडेंसेशन। बताओ भाई, ह्यूमिडिटी वाला लेक्चर कंप्लीट। प्रश्न पूछ लो। हाँ, 2024 का क्वेश्चन है। ह्यूमिडिटी हाई, लेस वाटर इवापोरेट। हाँ, अगर ज्यादा उमस रही, आप समझो ना जतिन, आप देखो एक कमरे में लोग ज्यादा ऑलरेडी भरे हुए, तो और लोग कैसे जाएंगे उसमें? तो जब ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रहेगा तो इवापोरेशन घट जाएगा। सर जी DWSSB न्यू, अरे ये नहीं पता बेटा मुझे, आप पूछो। मैं आप डाउट मैं कैसे पूछूं? पूरा 100% क्लियर बोलो। सेकंड वाला ऑप्शन क्यों गलत है? When relative humidity is high, more water evaporate from skin, ये क्यों गलत है? क्यों गलत है ये? मतलब सोचो यार, उनने जन्म ले लिया, शिक्षा ले ली, गुरुकुल चले गए, सारी रस्में सीख ली, यमुना नदी पार कर दी, दंडक वन चले गए, वहाँ जाकर के सीता माता का हरण हो गया, पंपापुरी में जाकर के हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता हो गई, राम सेतु बना करके गए, रावण को मार दिया, सीता माता को लेकर के आ गए, और तुम मेरे से पूछ रहे हो भगवान राम कौन है? क्या तुम मूर्ख हो? तुम मूर्ख हो? मुझे मूर्ख समझते हो? ये इतनी देर से तो ये पागल है क्या? ये क्या था ये? When relative humidity is high, more water evaporate from skin, ये नहीं बताया था मैंने तुमको अभी 2 मिनट पहले, अभी बताया ये मैंने। सेकंड वाला स्टेटमेंट बता दो। आगे बढ़ते, कंडेंसेशन की बात करते हैं। देखिए, ह्यूमिडिटी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आपसे बात की जाएगी, देखिए एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर पहले फर्स्ट वाला पॉइंट बता दीजिए। जब भी ह्यूमिडिटी की बात की जाएगी ना, तो हमेशा 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 रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ही बात की जाएगी। वहां पर आपकी इस वाली ह्यूमिडिटी की बात नहीं की जाएगी, एब्सोल्यूट या स्पेसिफिक। पता क्यों? इवन जब भी अभी भी आपने आपके मोबाइल में सर्च किया और आप सभी लोगों ने देखा कि ह्यूमिडिटी ऑफ योर एरिया, आप लोगों ने रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं दिखा था, बट आपकी ह्यूमिडिटी परसेंट में आई, ग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर किलोग्राम में नहीं आई। तो जो मैक्सिमम होता ना बेटा, वो हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ही होता। दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए, तो कंडेंसेशन की बात करते, बहुत मजा आएगा। द ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर इनटू सॉलिड और लिक्विड। अब वाटर वेपर कहां से आई? वाटर वेपर मतलब कि जो अभी तक हम पढ़ते आए ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का कन्वर्ट होना सॉलिड और लिक्विड में, ह्यूमिडिटी का सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट होना ही कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन को मैं शुरू से बताता आया हूं आपको। शुरू से मतलब कब से? जब मैंने आपको स्टार्स के बनने की प्रक्रिया बताई थी। बिग बैंग थ्योरी के बाद मैंने आपको क्या बोला था कि जब तारे बने, तो तारे कैसे बने? जब तापमान गिरा तो पार्टिकल्स पास पास आने लगे, स्टेट चेंज किया और तारों का निर्माण हुआ। वैसे के वैसे ही जब ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में गई, भाप बन के ऊपर गई, ह्यूमिडिटी आ चुकी है। अब जैसे इस हवा का तापमान गिरेगा, वैसे ही कंडेंसेशन की शुरुआत। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या गुरुजी? टेम्परेचर जितना कम उतना ज्यादा कंडेंसेशन। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडेंसेशन। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू condensation. Relative humidity is directly proportional to condensation.
मतलब बताओ सर, दिमाग खराब कर दिया इन चीजों ने। देखिए, तापमान जितना गिरेगा कंडेंसेशन उतना ज्यादा होगा। तापमान गिरने का मतलब क्या? तापमान गिरने का मतलब है कि जैसे आसमान में बादल बनते। अब आसमान में बादल क्यों बनते, धरती पर क्यों नहीं बनते? क्योंकि जब वो ऊपर जाएंगे तो प्रति 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री की रफ्तार के साथ ठंडे होंगे। याद करो लैप्स रेट, हमने जो पढ़ी थी नॉर्मल लैप्स रेट, कि जैसे 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा 6.5 तापमान घटेगा। तो इसीलिए ऊपर जाते जाते तापमान घटता जाता है और एक समय के बाद बादल बन जाता है ना। तो जितना कम तापमान उतनी ज्यादा कंडेंसेशन, जितनी ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतने ज्यादा कंडेंसेशन। जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% हो गई तो कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। कंडेंसेशन कब बढ़ेगा? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा 90% तक रहेगी। जैसे आप लोगों ने बोला कि सर हमारे इलाके के अंदर 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो उसका मतलब यह है कि आपके आसमान में बादल होंगे या कोहरा होगा, क्योंकि कंडेंसेशन शुरू हो जाता है जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऊपर जाती। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे ही गई, कंडेंसेशन स्टार्ट, यहां से कंडेंसेशन शुरू हो गया। आगे बढ़ते, एस टेम्परेचर फॉल कंडेंसेशन स्टार्ट अराउंड द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, हम ये पहले भी पढ़ के आए थे, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और गैस। तो इन्हीं डस्ट पार्टिकल के अराउंड जाकर के वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो जाती है और इनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बना लेती। अब जैसे ये वाला देखिए, ये वाला पॉइंट, अपने कभी पानी की बोतल जो हमारे पास होती है, बिस्लेरी की बोतल हम लेकर के आते हैं जिसकी भी दुकान से, बिस्मरी की है ना, कुछ भी उसका तो नाम ऐसे ऐसे बदलते भाई, इतना ज्यादा चेंज करते, बिस्लेरी, बिस्मरी। तो वो बिस्लेरी की बोतल आप पानी के फ्रिज में से निकाल के लाए और आपने बाहर रखी। आप 2 मिनट बाद क्या नोटिस करोगे कि वो जो हवा है, 2 मिनट बाद आप क्या नोटिस करोगे कि वो जो पानी की बोतल है, उस पानी की बोतल के बाहर पानी जमा हो जाएगा। होता है जमा, जैसे कांच के ऊपर जमा है। हाँ जी सर, होता है। अभी पानी की बोतल का पानी बाहर की तरफ जमा होगा, अब क्या वो बोतल लीक मार रही? सिंपल सी बात तो ये है कि वो बोतल का ढक्कन टूटा होगा, क्यों निकल के बाहर आ गई। एक तो यही होता ना, बट हमें पता वो नहीं है, क्योंकि जब हम बोतल तोड़ते हैं तो टूटती है वो बाद में आराम से, बट अभी वो पूरी की पूरी पैक्ड है। तो जब वो पूरी पैक्ड है तो पानी बोतल के अंदर से तो नहीं आया। अभी पानी कहां से आया? ये पानी आया हवा का। ये हवा में जो नमी थी, उस नमी को जैसे वो ठंडी बोतल दिखी, मतलब तापमान कम, तो ये नमी उस कम तापमान पे जाकर के चिपक गई और कंडेंस होकर के बूंद बन गई। ये हवा में नमी अभी भी है। एक एग्जांपल लेते हैं अभी, क्या हो जाता है कि एकदम चिल्ड पानी का जो बोतल रहता है, वो एकदम ठंडा है बाकी के कंपेयर में, उसका तापमान कम है उस चिल्ड का। तो बाकी जितनी भी हवा की नमी है, वो हवा की नमी उसके पास जाकर के चिपकना शुरू हो जाएगी। जब चिपकना शुरू हो गई, उसको हमने क्या बोला? कंडेंसेशन। क्या बोला? कंडेंसेशन। सेरेनगेटी चलेंगे। कौन जा रहा है अफ्रीका में? बहुत बढ़िया, ठंडा है, ठीक है। अब ये जो है ना, एकदम चिल्ड वाटर है। अब इसको अपन ने रख दिया 1 मिनट के लिए, है ना। अब 1 मिनट के बाद हम क्या नोटिस करेंगे कि इसके बाहर आ जाना चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसको, फोग। मतलब वो जैसा यहां पर ये दिख रही नहीं, ये पानी की बूंद, ऐसे उसके बाहर जमा हो जाना चाहिए। अब जमा हो जाएगी। हालांकि यहां पर एसी चल रही है, सबसे बड़ी दिक्कत है। एसी का काम क्या होता है? एसी का बड़ा सिंपल सा काम है। एसी क्या करती है? आपके कमरे की सारी ह्यूमिडिटी को एक्वायर करके बाहर फेंक देती है। तो इस रूम के अंदर उमस ऑलरेडी कम है, हालांकि इसको बाहर रखते तो ये हो जाता, बट फिर भी यहां पे भी हमें कुछ ना कुछ तो देखने को दिख जा रहे। पोपट मत करा देना मेरी। दिखेगा दिखेगा वो तो। अरे नहीं दिखेगा तो तुमने तो देखा ही होगा ना। मैं नहीं पी रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन यू। होगा। पिछली क्लास में तो हो गया था यार। पिछली क्लास में इसलिए हो गया था कि वो पुरानी शोरी गर्मी में थी।
अप्रैल के महीने में थी वो, है ना तुम लोग। कहां थे हम? वो तो हो जाएगा, उसको थोड़ा रखना पड़ेगा, 2-5 मिनट दे दो, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा ना, बाहर निकलो। जो बोल रहे ना कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? कुछ भी हो जा रही है। अरे इस रूम में ना एसी चल रही है यार, बस वही दिक्कत है और कुछ भी नहीं है, एसी चल रही बस। थोड़ा थोड़ा तो हुआ है, अगर आप लोग देख पा रहे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ये देखिए पानी की बूंद, ये थोड़ा सा हाथ गीला हुआ है ना, हो गया हो गया। चलो ये एक्सपेरिमेंट तो सफल रहा, अगली बार ये नहीं करेंगे। एज टेम्परेचर फॉल्स कंडेंसेशन स्टार्ट अराउंड डस्ट पार्टिकल। अब जैसे तापमान गिरता है तो तापमान के गिरने की वजह से जो कंडेंसेशन होते हैं डस्ट पार्टिकल के अराउंड फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि दिस टाइनी डस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे स्काई के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, और जो वाटर वेपर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जब वाटर वेपर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये इन्हीं के अराउंड जाकर के जमा हो जाता है और बादलों का निर्माण करता है। इन्हीं के अराउंड जाएगा, जमा हो जाएगा और बादलों का निर्माण करेगा। तो दिस टाइनी डस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये तीसरी बार बता रहा हूं मैं आपको, कहां पर? जब एटमॉस्फेयर बना था तब भी मैंने बताया था इसके बारे में। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन विल रिजल्ट इनटू ड्यू, फॉग, मिस्ट और क्लाउड। ये सारी चीज इससे बनती, ड्यू भी बनती, ओस की बूंदे, फोग, मिस्ट और क्लाउड। तो एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले ये भी प्रश्न हमसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ने पूछा है, आगे जाएंगे प्रश्न तो अभी हम करेंगे इसे। चलिए सबसे पहला आ जाएगा ड्यू। तो व्हेन टेम्परेचर फॉल्स इन विंटर द वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग एंड एक्यूमुलेटेड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, और उन्हीं बूंदों को हम ओस की बूंदे बोलते हैं। अब याद रहे, कभी भी आपके जीवन में, कभी भी क्या, ओस तो आप हर साल ही देखोगे, तो ओस की बूंदों से याद रखना कि पहले तो इसे ड्यू बोलते, दूसरा ये कंडेंसेशन से बना। कंडेंसेशन से कैसे बना? हवा के अंदर नमी थी, ठंड में तापमान गिरा, जब तापमान गिरा तो नमी पत्तों के ऊपर जम गई, और जब नमी पत्तों के ऊपर जमी तब ओस का निर्माण हुआ। ओस की बूंदों पर आप चलते भी है, ओस की बूंदों पर जब चलते हैं ना, मतलब आप 1-2 महीने ओस की बूंदों के ऊपर चल लो, आपका चश्मा पूरा निकल जाएगा। मैं 1.5 साल तक चला हूं। ओस की बूंदों के कई ज्यादा फायदे, तो इन्हें हम बोलते, इनको शबनम भी कहा जाता है। वो सुना होगा ना गाना मनोज वाजपेयी और पीयूष मिश्रा का, वो पुराने दिन आशिकाने दिन, ओस की नमी में भीगे वो पुराने दिन, दिन बदल गए हम गुजर गए, पीछे मुड़ के देखा पाया सब ठहर गए, अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े। सुना होगा ना? वो पुराने दिन आशिकाने दिन, रेत की नमी में भीगे वो पुराने दिन। तभी आपका चश्मा नहीं निकला। बेटा आज तो तुमने ना ये बात बड़ी आसानी से बोल दी कि सर तभी आपका चश्मा नहीं निकला, तुम्हें रियलिटी पता भी नहीं है कि हुआ था क्या। एक्चुअल में 2017 की बात है। मेरा एक दोस्त है कपिल, तो मैंने मेरे घर से बोला मेरे मम्मी पापा को कि मेरा चश्मा ख़राब हो गया, अब मैं यहाँ नए शहर में हूँ, इंदौर में, यहाँ सभी आते हैं लड़के लड़की, बहुत सारे सब अच्छे अच्छे कपड़े, मुझे अपना चश्मा बदलना है। तो मेरे घर वालों ने मुझे चश्मा चेंज करने के 1000 रुपये दिए। 2017 के हिसाब से दैट वाज हैंडसम मनी। तो 1000 रुपये लेकर के ऊपर की जेब में पिन लगा के अपन पहुँच गए दोस्त के पास कपिल। कपिल ने मेरे को बोला कि भाई परमार, तेरे को ऐसा बेहतरीन चश्मा दिलाऊंगा ना मैं नोवेल्टी से, नोवेल्टी इंदौर की बात है, नोवेल्टी से ऐसा चश्मा दिलाऊंगा ना तेरा सॉर्ट हो जाएगा काम। अभी 1000, एक पागल है क्या 1000 रुपये का चश्मा लेगा? बेवकूफ़ है।
दिला देंगे ना नॉर्मल। तो मैंने बोला कि यार अपना फ्रेंड है, अब मम्मी से पापा से तो ले लिया अपन ने 1000, अब इसमें से अपने को बेस्ट यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज का जुडिशियस उपयोग। सबसे पहले हमने डलाया गाड़ी में पेट्रोल 400 रुपये का, हमको जाना था जंगल, तो 400 रुपये का पेट्रोल फूंक दिया और उसमें बचे 600 रुपये आउट ऑफ 1000। और 600 रुपये ले करके मैं कपिल के पास आया। कपिल ने बोला भाई तेरे को बोला ना नोवेल्टी लेके चलूँगा, बेवकूफ़ आदमी, तेरे को अभी मेरे पे ट्रस्ट नहीं क्या? ट्रस्ट तो कहीं नहीं था मुझे, पर मेरे पास पता भी नहीं था कि अभी दिलाएगा, ये दिलाएगा, क्योंकि 1000 से 600 पे आ गए। उसने बोला एक काम कर, अभी चाय का और सबका पैसा दे दे। चाय समोसे और इन सारे के पैसा दे दुआ के 150 रुपये वहाँ कट गए, बचे 450 रुपये। अब उन 450 रुपये लेकर के मैं घूम रहा, किसी दिन और पेट्रोल डला दिया होगा 200 का, बचे आखिरी 250 रुपये। मैंने कपिल बोला कपिल मेरा चश्मा। तो कपिल ने बोला देख परमार, नोवेल्टी में ये ना 80 रुपये 100 रुपये में इतने बेहतर मिल जाते हैं ना, तो चिल कर, आराम से मैं करा दूंगा। तो ठीक है भाई, मैंने उसको भी कर दिया। आखिरी में जा करके बचे 100 रुपये। 100 रुपये में मैंने बोला कपिल चश्मा, तो उसने बोला कांच तो तेरे पास है ना, कांच तो 80 रुपये की फ्रेम में दिला दूंगा। मैंने कहा कांच कहाँ से लाऊं मैं, दोनों ही चाहिए। 1000 रुपये दिए थे, उसके हिसाब से तो आंख नहीं लग जाए। तू ऐसा क्या कर रहा है, तूने बोला था तू सब करा देगा। तो उसने बोला देख परमार, ये जो चश्मे हैं ना, दीज आर जस्ट लाइक अ डिसेबिलिटी इन अ मैन। अपन एक काम करते हैं, इनका रूट कोज जानते हैं। रूट कोज है आंखों में न्यूट्रिशन की और इनकी कमी होना, इस वजह से नहीं हो पा रहा। एक काम कर, चल मेरे साथ। हम गए चौथराम मंडी, यहाँ पे है राजीव गांधी के पास। चौथराम मंडी गए, वहाँ से उसने मुझे दिलाई 1 किलो आंवले 70 रुपये के। बोले परमानेंट ख़त्म कर इसे। चश्मा क्या है यार, ठंड की बात थी इसी समय की, परमानेंट ख़त्म कर इसका। तो हम आंवला लेकर के, मैं वो भी लेकर के आ गया घर पे मेरे। मैंने आंवले खाए। उसके कहने पर सुबह वहाँ पर जो गार्डन है दीनदयाल उपाध्याय गार्डन, उस दीनदयाल उपाध्याय गार्डन में सुबह सुबह चलता था यूँ करके, कैसे करके चश्मा हटे। अब चश्मा तो देखिए जाहिर सी बात, वो तो नहीं हटेगा, ओस ओस से कुछ नहीं होता, ये ड्यू शबनम सब फैले उसके सामने। अब वहाँ पर क्या था, इतने में आ जाती मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे जैसे हमारे इधर मालवा में ऐसा है कि सभी बच्चे अपने घर जाते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम दिवाली पर गए थे तो थोड़ा एक मोमेंट हो जाता है, तो मैं भी अब बाहर ही रहता हूँ, माँ बाप के साथ तो रहता नहीं था, तभी इतना सब कुछ कर पाया। तो ये सब मस्ती वस्ती, तो उसमें मैंने घर मेरे को जाना था। अब जब घर जा रहा था तो मैंने कपिल को बोला, उन्हें कपिल देख भाई, अब जो भी है, अब मेरे घर वाले कुछ नहीं, पर वो चश्मा तो देखेंगे तूने लिया कौन सा चश्मा। कोई चश्मा वश्मा कुछ नहीं था हमारे पास। तो हमारा एक फ्रेंड था अमन, उसके पिताजी थोड़े पढ़े लिखे इंसान थे, मतलब काय में काम करते थे। तो उनके पास एक चश्मा था जिसमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वो आती थी, एक्स्ट्रा ग्लास, ये नीचे नीचे वाले हिस्से में। तो वो वाला एक्स्ट्रा ग्लास वाला उसने बोला देख पापा का यही पड़ा है, तेरा काम हो जा तो कर ले। तो लाया उसने, ला करके मुझे पहना दिया। और उसमें क्या, नीचे देख लो तो फिगा जाओ, इतने गंदे चक्कर आते थे। यहाँ एक्स्ट्रा एक कांच लगा आता था यार उनमें, तुमने देखे होंगे, यहाँ पर नीचे एक एक्स्ट्रा और ऊपर वाला नॉर्मल। तो जब कुछ ऐसा पढ़ने का जाए जो दूर से देखो, तब तक तो नॉर्मल सर दर्द, और अगर आपने नीचे देख लिया तो आप ऐसे कैसे आपका सर टूट के नीचे शरीर सर छोड़ देगा। तो वो ऐसा भन्नाटता हुआ चश्मा पहन के मैं गया मकर संक्रांति पे घर। मेरी मम्मी ये कैसा चश्मा है, फैशन। इंदौर में ये सब चलता है। तो अल्टीमेटली ड्यू इज ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन जो ठंड में होता है। बट द रीजन इज एंड द समरी इज नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड, नेवर एवर ट्रस्ट योर फ्रेंड। अपना चश्मा खुद खरीदे, कोई किसी पे भरोसा नहीं करना। आपकी उम्र में बहुत होगा, मेरी आप ही की उम्र थी उस समय, हम उम्र के थे हम, याद रखिएगा ये। चलिए, तो एक्यूमुलेटेड ऑन लीव्स, ड्यू खत्म हुआ। ड्यू में हमने क्या जाना कि पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर जो बूंदें इकट्ठा हो जाती है, उन्हीं बूंदों को हम ओस की बूंदें बोलते हैं। अगर तापमान और गिर गया, when the process of condensation takes place in such a temperature that water vapor converted into solid without condensing into liquid, water vapor entirely solid में convert हो जाए, तो it is called the frost। जैसे ये, अब वो पानी की बूंद थी पहले, पर तापमान इतना गिर गया कि वो पानी की बूंद भी जम गई। तो जब वो पानी की बूंद जमी तो उन्हीं को हम बोलते बेटा फोग, उन्हीं को हम बोलते फ्रोस्ट। याद रखिएगा, दो फॉर्म बताया हूं,
कंडेंसेशन का पहला ड्यू, दूसरा फ्रोस्ट, तीसरा आगे बताऊंगा अभी। तो क्या आएगा, इसे हम फ्रोजन ड्यू भी बोलते हैं कि तापमान इतना गिरे कि वो भी जम जाए। अच्छा सर, आपकी मम्मी कुछ नहीं बोली? अरे इनका इतना लोड नहीं लेना। मम्मी को तो मैं बहुत छोटी उम्र से ही उत्तर की जगह दक्षिण में जाता रहा उनके सामने, तो ये सब का तो इतना नहीं रहता। बट वो है ना यार कि गांव में और भी लोग होते हैं, वो ये क्या पहन के घूम रहा, तो वो ऐसे चांसेस रहते हैं। कपिल भाई मेरा इतना दोस्त है ना, वो ऐसा जिसको बोल सकते हैं, अब क्या बोलूं मैं आपको, उसका नंबर मैंने पीडब्ल्यू के इमरजेंसी कांटेक्ट में डाल रखा है कि अगर इन केस कोई इश्यूज हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, मेरा फोन ना लगे तो ये कपिल के नंबर पे फोन लगा ले। और कपिल ऐसा है कि वो कभी आज तक मेरा फोन नहीं उठाता, वो पीडब्ल्यू का क्या ही उठाएगा। बट दोस्त है ना, कभी कभी ये सब चलते हैं। चलिए फ्रोस्ट, अगला आ जाएगा फोग। बहुत खतरनाक चीज है। तो फोग कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स विच आर केप्ट इन सस्पेंशन इन द एयर। ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट होती है जो हवा के अंदर होती है। अब देखिए, हमको ये तो पता है कि हवा के अंदर, हमने अभी पढ़ के आया कि हवा के अंदर जब पानी ऐड हो जाता है उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ये तो हम अभी पढ़ के आए। और जब तापमान इतना गिर जाए कि वो हवा एयर में, वो जो उमस थी, वो जो वाटर वेपर थी, वो एयर में ही सस्पेंड हो जाए, और जब वो एयर में सस्पेंड होगी तो सस्पेंड होते से ही वो विजिबिलिटी गिरा देगी, तो फॉग कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट विच आर केप्ट इन सस्पेंशन इन द एयर, जो हवा के अंदर सस्पेंशन के फॉर्म में रहे, टू द ग्राउंड सरफेस, नियर द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस के पास में रहेगी। सर ग्राउंड सरफेस के पास में क्यों? आप तो ऐसा बोलते हो कि जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता तभी जाकर के, अरे ये बनती ही विंटर में, वो विंटर में आप सभी जानते हो सतह के तापमान लो होता है, तो जब सतह के तापमान लो है कि सतह के पास की हवा कंडेंस हो गई, देर ही नहीं किया, है ना। तो फॉग फॉर्म व्हेन एयर नियर द ग्राउंड कूल्स इनफ टू टर्न मॉइस्चर इनटू लिक्विड और वाटर। बहुत कितना सिंपल है कि फॉग इज फॉर्म्ड व्हेन एयर नियर ग्राउंड कूल्स इनफ, इतनी ठंडी हो जाए कि वो अपने मॉइस्चर को एक्सचेंज कर ले, है ना, और विजिबिलिटी रिड्यूस कर देगी। दिस यूजुअली हैपन व्हेन टेंपरेचर ड्रॉप्स टू द ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तापमान इतना गिर जाए कि हवा उसके ड्यू पॉइंट तक आ जाए। ड्यू पॉइंट का मतलब क्या है? ड्यू पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट वेयर एयर कैन होल्ड मॉइस्चर। जैसे होता ना कि हर चीज का एक सेचुरेशन पॉइंट होता। आप बाइक के ऊपर कितना बैठ सकते हैं, एक सेचुरेशन होता है। एक रूम के अंदर कितना आ सकते हैं, एक सेचुरेशन होता है। किसी की कितना बुरा आप सुन सकते हो, उसका भी एक सेचुरेशन होता है। उसके बाद महात्मा गांधी जैसे अहिंसक आदमी को भी करो या मरो का नारा देना पड़ा था एक समय के बाद, क्योंकि वो भी सेचुरेट हो चुके थे इन लोगों से। तो सेचुरेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट वेयर समथिंग कैन नॉट होल्ड एनी मोर। तो जब when usually happen when temperature drops up to the dew point, और ड्यू पॉइंट मतलब सेचुरेशन पॉइंट, जब हवा सेचुरेशन पॉइंट पर आ चुकी, तापमान इतना गिर चुका है, तो इट बिकम सेचुरेट, और मॉइस्चर जो होगा उस विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, है ना, मॉइस्चर रिड्यूस कर देगा। इन केस ऑफ फॉग विजिबिलिटी इज लेस देन 1 किलोमीटर। जब बात फॉग की जाती है तो ह्यूमिडिटी घट के 1 किलोमीटर की होती है। 1 किलोमीटर के बियॉन्ड का नहीं दिखता। 1 किलोमीटर इज द ह्यूमिडिटी ऑफ 1 किलोमीटर इज द विजिबिलिटी। 1 किलोमीटर के बाद का ना दिखे मतलब कोहरा छाया हुआ है। और जब ये कोहरा छाता है ना, अभी रिसेंटली की बात है, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे जो है उसके ऊपर कोहरा छाया हुआ था। मैंने ये देखा करो यार, ये सब ना बेवकूफों की तरह नहीं बनाता हूं मैं, मेरे को बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों के अंदर। कहां गया हो? ये छोटे छोटे फिनोमिना में 1 मिनट के अंदर इनको एक्सप्लेन करके चला जाता हूं। 4 महीने बचे आपके एंड एग्जामिनेशन में, देखो बहुत ये फॉग के चलते हुआ है, एक के बाद एक विजिबिलिटी रिड्यूस हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जहां नूह और फरीदाबाद जिले के अंदर देखना है ना, अभी नहीं दिखाऊंगा। इस सड़क हादसा हुआ, आप लोग देख लेना इसको। इसमें सेम चीज मैंने आपको बताई कि विजिबिलिटी जब रिड्यूस होती है
तो फोग की वजह से इस तरह के हादसे हमें दिखाई देते हैं। कुछ तरह के फोग होते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। दिस ओकर व्हेन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कोज द ग्राउंड टू कूल। फोग कब बनेगा? बहुत सिंपल सी बात है, ये आपकी ठंड की रात है। ठंड की रात में हमें पता है कि रातें बड़ी बड़ी होती, दिन छोटे छोटे होते। हमने एक गाना भी सुना था, मौसम आएंगे जाएंगे, कि जब रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटे हो जाएंगे। तो रातें बड़ी बड़ी होती ना, तो धरती अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को पूरा निकाल देके और कूल हो जाती है। धरती ने जब अपनी वार्म टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को निकाल दिया और कूल हो गई, तो कूल हो जाने की वजह से जब वो कूल होती है तो उसके कांटेक्ट में जो हवा आती है, उस हवा के अंदर की नमी कंडेंस होकर के फॉग बन जाएगी। दिस इज द रेडिएशन फॉग। दिस ओकर व्हेन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कोज द ग्राउंड टू कूल एंड मीटिंग टू द ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट मतलब सेचुरेशन पॉइंट। दिस टाइप द कॉमन अफेक्टेड इन अ रेनी नाइट। ठंड की जो रात होती है ना, बरसात की रातें, उसमें भी ये बड़ी कॉमन होती है, क्योंकि हवा में नमी होती है, ग्राउंड पूरा कूल हो जाता है। हर समय ये आपको दिखाई देगा रेडिएशन फॉग। एडवेक्शनल फॉग ओकर व्हेन मॉइस्ट एयर, एक हवा जिसके अंदर नमी है, मूव्स ओवर द कूलर सरफेस, किसी ठंडे इलाके से पास हो जाए, चिलिंग इट अप टू द ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट तक उसे ठंडा कर दे। कोस्टल एरिया के अंदर ये चीजें आपको दिखाई देगी। इवापोरेशनल फॉग क्या होती है? फॉर्म्स व्हेन वाटर इवापोरेटेड फ्रॉम द वाटर इवापोरेटेड। क्या होता है कि जब नदी के ऊपर से, है ना, तालाब के ऊपर से पानी इवापोरेट होता है और हवा ऊपर की ठंडी होती है, तो इवापोरेटेड वाटर उसी के ऊपर ठंडा हो जाता है, उसी के ऊपर जम जाता है। आपने कई दफा देखा होगा तालाब के ऊपर फॉग को जमे हुए, तालाब के ऊपर पूरा मैं बताऊंगा आपको। फिर एक ओशन फॉग होती है, जहां वार्म वाटर और कोल्ड वाटर टकराता है। ये ओशन करंट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको हम डिटेल में एक लेक्चर में पढ़ेंगे कि जहां वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट टकराएंगे, उस इलाके पर जो फॉग बनती, जिसकी वजह से टाइटेनिक भी डूबा था, मतलब जिसकी वजह से क्या, उस इलाके की विजिबिलिटी रिड्यूस हो गई थी, जो ओशन करंट के मिलने की वजह से। इसे बोलते हैं ओशनिक फॉग। ये देखिए, दिस इज द फॉग। वाटर बॉडी से पानी इवापोरेट हुआ, वो पानी इवापोरेट होते हवा में ही जम गया। दिस इज अ फॉग बेटा। ठीक है, बोलो। चलिए, अगला जाएगा मिस्ट। मिस्ट जनरली फॉग का एक छोटा भाई होता है। जब हवा के अंदर उमस कम होती है तो विजिबिलिटी भी उतनी ज्यादा रिड्यूस नहीं हो पाती। तो जब विजिबिलिटी बियॉन्ड 1 किलोमीटर होती है, लगभग 2 किलोमीटर तक विजिबल रहे, तो उसे हम बोलते हैं मिस्ट। और मिस्ट अधिकांश हमें पहाड़ों में, जंगलों में दिखाई देती है, इसे मिस्ट बोलते हैं। मिस्ट हो गई। एक काम करते हैं, इसके बाद हम इसको रोक रहे। नहीं नहीं, वो चीजें ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्लाउड आएगा ना, क्लाउड अपने आप में एक बड़ा लेक्चर है, उसको हम कल उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन भी है। अब मैं आपको बताऊंगा डाउट। सो आस्क मी डाउट। डाउट पूछो, 1 सेकंड दो मुझे।
आई एम सॉरी सॉरी, अब आवाज आ रहा? ओके ओके, एक एक करके बात करते हैं। आपके प्रश्न थोड़ा आवाज चली गई थी, वो बंद था वहां पर। सर AQI का आपने पूछा था, AQI क्या होता है? AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इंडेक्स जो होता है ना, कुछ पोल्यूटेंट से मिलकर के बना होता है। पोल्यूटेंट्स कई प्रकार के होते हैं, कुछ होते इनहेलेबल जो कि सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि इनहेलेबल तो नहीं होते बट विजिबिलिटी रिड्यूस करते हैं और हेवी फील कराते हैं। अब इसके अंदर आपका ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स का मतलब होता है जो इतने छोटे छोटे, हमारे सर के बाल से भी छोटे साइज के, इनसे छोटी छोटी साइज के होते हैं जो सांस के साथ अंदर चले जाते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर उनके डायमीटर के अकॉर्डिंग PM2.5, PM0.75, PM10 ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं और इन सभी का एक इंडेक्स बनता है जो बताता है कि हवा वहां की कैसी। रीडिंग भी हुई ढूंढ हम क्या दिल्ली कौन से फोक टाइप में आता है? देखिए ऐसा टाइप नहीं होता हो कि आप ऐसा समझ लो कि दिल्ली कौन सा उसमें आता है। ये सारी चीजें एक साथ होती है, कहीं पर क्या होता, कहीं पर क्या होता है, बट अधिकांश समय हमें एडवेक्शनल और टेरेस्ट्रियल फोक देखने को मिलता है। डिफरेंस बिटवीन AQI एंड टेम्परेचर। एयर क्वालिटी इंडेक्स पोल्यूटेंट्स का एक लेखा जोखा। इंडेक्स कैसे हमारी क्लास का एक इंडेक्स होता है जिसमें सारे चैप्टर्स के नाम होते हैं, वैसे एक इंडेक्स है जिसमें सारे पोल्यूटेंट्स के नाम है। तो ये क्या बताता आपको? उसमें हवा की क्वालिटी बताता। तापमान जो होता है वो किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता। तो तापमान अपने आप में एकदम अलग है। व्हाट इज लू? लू एक प्रकार की लोकल विंड है बेटा। सर व्हाट कैन वी रिड्यूस एयर क्वालिटी, मतलब हाउ कैन वी रिड्यूस एयर क्वालिटी? देखिए एयर क्वालिटी को रिड्यूस करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ होते हैं नेचुरल तरीके। नेचुरल तरीके ऐसे होते हैं कि हम खूब प्लांटेशन करते हैं। जब खूब प्लांटेशन कर देंगे, पेड़ पौधे लग जाएंगे, तो वो पेड़ पौधे उसको कर्ब कर लेते हैं। एक तो ये, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप क्लाउड सीडिंग करा लो। एयर के जो वो होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स जो खराब एयर को खींच लेते, सिंक कर लेते, वो आप लगा सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। व्हाट इज स्मोग? जब फोग के साथ पोल्यूशन जुड़ जाएगा, फोग प्लस पोल्यूशन इज स्मोग। सर दिल्ली का आईक्यू की एयर क्वालिटी होता बेटा, वो आईक्यू नहीं होता। अगर तुम उसे एयर क्वालिटी को आईक्यू पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा आईक्यू बहुत कम है। सर अगर वैक्यूम में पानी की बोतल रखेंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा? होगा क्या? वैक्यूम में पानी की बोतल रखेंगे तो देखिए वैक्यूम इज अ डिफरेंट थिंग एंड टेम्परेचर रिडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। हमारा ह्यूमिडिटी डायरेक्टली डिपेंड करता तापमान के ऊपर। ओके तो तापमान अगर वैक्यूम होगा तो मतलब हवा नहीं होगी, हवा नहीं होगी तो वाटर वेपर भी गैसियस फॉर्म है, वाटर वेपर भी गैस ही है ना वहां पर, तो वो भी नहीं होगी, नहीं होगी ह्यूमिडिटी। फ्रोस्ट का हिंदी में वर्जन है पाला मार देना। सर मिंट नहीं होता, मिस्ट होता है। पहाड़ों पर ही क्यों होता है? देखिए उस पहाड़ों की बात नहीं है, जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर जो पानी पत्तों से इवापोरेट होता है, वो पत्तों का वहीं पर कंडेंस हो जाता है, इसलिए उसको मिस्ट नाम दिया है ना। जब वो शहर में हो रहा था तो उसे फोग नाम दिया। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है? किसी भी बादल के केंद्र में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिनके अराउंड वाटर वेपर एक्यूमुलेट होकर के बादल बनी है, उसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। सर स्नोफॉल कब होती है, किस जगह? अब देखो मैंने स्नोफॉल पढ़ाया नहीं है। किसी भी जगह पर तापमान अगर 0 डिग्री से कम होगा, वहां पर हुई बरसात, वहां पर हुई रेनफॉल स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हाट इज प्रेशर बेल्ट? प्लीज एक्सप्लेन इन शॉर्ट। सेपरेट लेक्चर है बेटा, ये ऐसा डाउट नहीं है जो मैं मुंह पे समझा दूंगा। इक्वेटर से हवा का उठना, 30 डिग्री पर गिरना, 60 डिग्री से उठना, 90 डिग्री पर गिरना, अंदर की तरफ हवाओं का सरफेस पर मूवमेंट कराना, ये पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट का लेक्चर है। आप उसको ओपन कीजिएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, है ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। एडवेक्शनल फोक का मतलब होता है, एडवेक्शन का मतलब होता है बेटा हॉरिजॉन्टली हवाओं का चलना। तो जैसे ये सतह है ठंडी, अब इस ठंडी सतह के ऊपर अगर नमी भरी हवा जा रही है, तो ये जा रही है ना, तो ये ठंडी कंडेंस होकर के, इसमें नमी थी, ये नमी कंडेंस होती गई और ये पूरा कोहरा बन गया, तो इसको बोल दिया आपका एडवेक्शनल फोग। सर गांव में फोग
में तब 1 किलोमीटर विजिबिलिटी है लेकिन 2 किलोमीटर विजिबल नहीं है, तो क्या उसे मिस्ट कहेंगे? ऐसा नहीं है, इतना वो नहीं है। आप इसको ऐसे समझिएगा, आप हम उसको जानने वाले, हम उसको बताने वाले होते भी नहीं है। फोग जो होता है ना, फोग जब आता है तो क्लियरली दिख जाता है कि ये कोहरा है, क्योंकि विजिबिलिटी एकदम कम रहती है। और मिस्ट जो होता है ना, धुंध, जिसके अंदर आप लैंप चला करके आगे बढ़ सकते हो कार के, तो ये सेपरेट चीज होती है। आप उसको ऐसे मत समझिए कि अगर गांव में 2 किलोमीटर की दूरी कम है तो क्या मैं उसको मिस्ट नाम दे दूं? अगर वहां पेड़ पौधे आप जरूर नाम दे दीजिए। रेडिएशन फॉग का मतलब होता है सुमित कि जब रात पूरी ठंडी हो जाएगी, लंबी बड़ी रात होगी, ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी होने की वजह से उसकी सतह कूल हो गई, उसके कांटेक्ट में जो विंड आई, वो विंड आकर के वहां पर कंडेंस हो जाएगी, फॉग बन जाएगी। अगर वो बहती रही तो एडवेक्शनल फॉग हो जाएगा, रुकी रही तो रेडिएशन फॉग। सर ह्यूमिडिटी एक बार एक्सप्लेन कर दो इन शॉर्ट। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज ऑफ 3 टाइप: एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द हाइग्रोमीटर एंड इट इज चेंज्ड बाय टेम्पोरली एंड स्पेशली टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर ग्राम इन पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब. It is affected by the temperature. Specific humidity is the amount of water vapor present in gram per kilogram, and relative humidity is the actual amount of water vapor holding by the air and actual amount of water air can hold. That is, and it is measured in percentage. हमारे यहां 5 मीटर के बाद का कुछ नहीं दिखता, फोग है. फ्रोस्ट और फोग में क्या डिफरेंस है? फ्रोस्ट पत्तों के ऊपर बूंदों का जम जाना, उसे फ्रोस्ट बोलेंगे. और हवा में टिंडल इफेक्ट जानते हो ना, हवा में कंडेंस हो जाना, सस्पेंड हो जाना, दैट इज नोन एज फोग. हाउ टू फिल सेकंड अटेम्प्ट एनडीए रजिस्ट्रेशन फॉर्म? रजिस्ट्रेशन OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नाम है उसका. एक्सप्लेन अबाउट AQI. मैंने बताया ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने आज, है ना. एक इंडेक्स होता है जिसके ऊपर कई सारे पोल्यूटेंट्स मेंशन होते हैं. पर सर अगर एयर में मॉइस्चर हो तो वाटर इवापोरेट कैसे होगी? हवा के अंदर मॉइस्चर है, समंदर में पानी है, धूप गिर रही है, समंदर पे जा रही है, हवा कंटिन्यूस चल रही है, हवा कंटिन्यूस चल रही, तो हवा उस मॉइस्चर को आगे बहा रही है, नया मॉइस्चर ऐड हो रहा, हवा आगे बहा रही, नया मॉइस्चर ऐड हो रहा. तो हवा में मॉइस्चर होते हुए भी और इवापोरेशन होना इज ए कॉमन थिंग. बट हवा में मॉइस्चर जब 90% पार हो जाएगा तब इवापोरेशन होना नहीं होगा. 60 किलोमीटर पर स्पीड से ट्रेन से विंडो. ड्यू सिर्फ लीप्स में ही क्यों होते हैं? क्योंकि वहां से पानी इवापोरेट होता है. नॉर्मल एयर क्वालिटी क्या होना चाहिए? नॉर्मल एयर क्वालिटी आप देखोगे ना, देखिए आपका 150 से 200 के बीच में इज ओके. आपका एक शॉर्ट है, आप जाइए डिफेंस वाला के ऊपर, वहां पर मैंने एयर क्वालिटी को सेपरेट करके बताया कि कहां से कहां तक की हवाएं कैसी होती. आप जाकर के देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए मेरे भाई, आज मैंने बहुत डाउट भी ले लिए आपके. होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी. मिलते हैं अगली क्लास के अंदर. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद एंड जय भारत.